अस्सलाम वालेकुम। 7 अप्रैल जुमेरात का दिन है। गफ़ार ख़ान हाज़िर खिदमत है। इस वॉइस का मकसद एज़ ए बी फॉर यू मेंबर कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे रखनी है और कुछ चीज़ों से आपको बेश की खबरदार करना है। इसे डिस्कस करने से पहले सैफ रहमान साहब की ज़मानत के हवाले से बात करना चाहूँगा। सैफ रहमान साहब की ज़मानत हाई कोर्ट से मंजूर की जा चुकी है। ये ज़मानत दरअसल इससे कबल भी हो जानी चाहिए थी, मगर कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर नहीं हो सकी थी। अब चूँकि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों की नज़रें हालिया सियासी और गैर मुल्की एजेंडा जो कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है पर लगी हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ एक हाई प्रोफाइल केस में हाई कोर्ट ने सैफ रहमान साहब को ज़मानत पे रिहा करने के अहकामात सादिर कर दिए। APP आदम अमीन चौधरी, जिसका केस 30-32 अरब रुपए का बनता था, 7 करोड़ पे आर्डर पे रिहा किया गया था, मगर यहाँ आपको ये पैमाना नज़र नहीं आएगा। मेरी नाक़िस इत्तला के मुताबिक 10 लाख ज़मानती मचलकों के एवज़ रिहा किया जाएगा। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? आपको याद होगा कि पिछली तारीखों पर जो आर्गूमेंट्स हुए थे, उससे साफ पता चलता था कि नैब हाई कोर्ट में सैफ रहमान साहब को ज़मानत पे जाने का रास्ता फराहम कर रही है। मैं यहाँ मिसाल देता चलूँ कि हाई कोर्ट में डिप्टी प्रोसिक्यूटर से शरह मुनाफ़ा के बारे में पूछा गया, तो उसने जवाब में 7% से 20% की बात की, जिस पर एहसन बुन ने अदालत को बताया कि ये मुमकिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार ने 11% पर बैंक में पैसे रखवाए हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जानबूझकर अदालत में गलत बयानी की, या फिर मैं ये कहूँगा कि वो इस मनसब का अहल ही नहीं है जो कि हाई कोर्ट में नैब को रिप्रेजेंट कर रहा है। मालियाती निज़ाम में शरह मुनाफा जो है वो सालाना की बुनियाद पर होता है। अब एहसन बुन सालाना की बुनियाद पर शरह मुनाफा बता रहा है, जबकि यहाँ बी फॉर यू में केस इससे अलग है। ये शरह मुनाफा माहाना की बुनियाद पर है। अगर सालाना की बुनियाद पर इसको लेकर जाएंगे तो 84% से 240% तक बनता है। अब कहाँ 11% और कहाँ 84 से 240%। दूसरी बात यह है, अदालत ने दायर किया हुआ रेफरेंस हाई कोर्ट में तलब ही नहीं किया, जिससे केस की हसासियत का पता लग जाता। अब जबकि ज़मानत मंजूर की जा चुकी है और सैफ रहमान साहब की सेहत के हवाले से भी काफ़ी मसाइल हैं, मगर वो मसाइल उम्मीद है जल्द हल हो जाएंगे। यहाँ ये भी याद दिलाता चलूँ कि अक्सर वॉइसेस में मैंने ये कहा था कि सैफ रहमान साहब हमारे साथ पहले भी बाहर थे और मसाइल पर काबू नहीं पा सके थे। अब देखना यह है कि वो किस तरह शुरुआत करते हैं। अब वो वक़्त आन पहुँचा है जिसकी मैं खबरदारी देता रहा कि उन लोगों को फ़र्दन फ़र्दन कॉल करके पूछा जाए जो वो ये कहते थे कि जब वो आएगा तो कर देगा। हमारे साथियों ने तमाम केस को बहुत नज़दीक से देखा, हर पहलू पे गौर किया। हाई कोर्ट में जिन चीज़ों को ब्लर करके पेश किया गया उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और अभी भी मौजूद हैं। इस बात से कि सैफ रहमान साहब के चमचों की ये बात थी कि वो बाहर आएगा तो देगा। हमारी मामूली सी काविश इस किए दरे पर पानी फेर सकती थी, मगर हम अपनी कमिटमेंट पर सैफ रहमान साहब जैसे तैसे बाहर आएँ और लोगों को जवाब मिल सके। अब वो वक़्त मैं मुख्तसरन आपको बी फॉर यू के हिसाब के बारे में बताता चलूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि नैब अदालत में और अनग्राउंड कितना फ़र्क है। कंपनी के सॉफ्टवेयर के मुताबिक तकरीबन कम व बेश 4000 कोई नूर हैं। एक कोई नूर 15 करोड़ डायरेक्ट सेल या फिर टीम सेल से बनता है। अगर इस हिसाब से हिसाब किया जाए तो ये 600 अरब रुपए बनता है अमाउंट, जबकि नैब में सिर्फ 16 अरब रुपए अकाउंट का जिक्र है। प्रॉपर्टी, कॉमेड बस, पर्सनल गाड़ियां, मुनाफे में दी गई रकम, गाड़ियों में दी गई रकम, बामुश्किल गाड़ियों में दी गई रकम बामुश्किल 100 अरब रुपए बनती है। ये 500 अरब कहाँ गया? अब यहाँ पे आपको 60% क्रिप्टो को भी याद रखना जरूरी है। सैफ रहमान साहब को लोगों को अपनी अमानत वापस करने में अब हीले बहाने नहीं करने चाहिए। दूसरी कंपनी बनाना, पाकिस्तान से बाहर से डोमेन चलाना, एक दफ़ा फिर एक्टिवेशन फीस जमा करना, इस जैसे हरकतों से बाज रहना होगा। लेकिन मुझे खतरा है कि जो लोग 1.5 इंच का मुंह 10 इंच खोलकर एक दूसरे को आज जमानत की मुबारकबाद दे रहे हैं, कोई बईद नहीं कि कल को एक दूसरे के सामने ये 1.5 इंच का 12 इंच खोल के एक दूसरे के सामने फातिहा पढ़ रहे होंगे। 1 साल से ज़्यादा के अरसे का तजर्बा तो अब आपका हो चुका है। अब हर बंदे से वाकिफ़ भी हो चुके हैं, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे जनूबी पंजाब से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला हो, या फिर अदालत से मासूमाना अंदाज से आपको अपडेट देने वाला हो। ये तमाम सैफ रहमान साहब की हिमायती रहे, सच को जुटलाते रहे, झूठ बोलने के काफ़ी माहिर थे। नतीजा आपके सामने है। ये लोग बी फॉर यू के बाद भी काफ़ी सारे लोगों का पैसा गार कर चुके हैं और इसी तरह दूसरी कंपनी में लोगों को लूटने में मशगूल थे, जबकि दूसरी तरफ मैं और मेरे साथी बिल्कुल साफ सुथरे हैं।
آپ کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ہم نے کسی کمپنی میں نہ تو اس کی حمایت کی، کیونکہ یہ ٹوٹلی ایک فراڈ ہے. یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی نیٹ ورکنگ نہیں ہے، یہ ٹوٹلی ایک فراڈ ہے. اس کی بنیادی فراڈ پہ رکھی جاتی ہے، اور صرف مدعا اور اس کی سوچ ہی یہی ہوتی ہے کہ لوگوں سے کیسے ان کے پیسے ان کی جیبوں سے نکالے جائیں. اس لیے میں اور میرے ساتھی آپ کو بر وقت خبردار کرتے رہے کہ جھوٹ، دھوکہ، فریب اور سچ میں پہچان کر کے جئیں. ان فراڈیوں سے بچیں، ان منافقوں سے بچیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ منافق سے بہتر ہے کافر ہو جا، دوزخ میں کافر کا درجہ منافق سے اچھا ہے. ان کی سوچ جب آپ اس پہ سوچتے ہیں تو بندہ شش در رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے. مجھے ایک دوست نے ایک بچی کی تقریر سینڈ کی اور یہ کہا کہ یہ طفیل ملتانی کی بچی ہے. میری حیرت کی انتہا ہو گئی. اس تقریر کا جو مدعا تھا وہ معاشیات تھا اور اخلاقیات کی نفی میں تھا. اب یہ طفیل ملتانی صاحب، جیسے تیسے آپ نے اپنی زندگی تو جی لی، لیکن اگر آپ اپنی بچی یا بچے کی ذہن سازی میں بھی معاشیات سب سے پہلے رکھیں گے، اخلاقیات کی نفی کریں گے، تو پھر یہ معاشرہ کیسے جئیں گے؟ ہمارے مسلمانوں کا تو ایک ظرف ہے. میں یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور یہی میرا طفیل ملتانی کے لیے جواب ہے، کیونکہ یہ تقریر ہو سکتا ہے کہ اسی نے اپنی بچی کے لیے لکھی ہو. وہ شعر یہ ہے کہ میرا تحریک امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. بہت شکریہ. تھینک یو فار لسننگ.